प्रिय व्यूअर्स, विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारा आज का विषय है उषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता है। इस कविता के उषा कविता के हम मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे। उषा कविता में शमशेर बहादुर सिंह जी ने क्या कहा है, उषा कविता की व्याख्या क्या है, भावार्थ क्या है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से लिंक पे क्लिक करके आप उषा कविता को पढ़ सकते हैं, उषा कविता की व्याख्या कर सकते हैं बहुत ही आसान सरल भाषा में। अभी हम हल करने जा रहे हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि परीक्षा में आने हैं। उषा कविता मैं आपको बताना चाहूँगी एनसीईआरटी के पाठ्यपुस्तक क्षितिज आरो भाग, क्षितिज नहीं आर, क्षितिज 10वीं कक्षा में है, आरो भाग 2 में संकलित है। और उसी को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों को परीक्षा की तैयारी करनी है। उषा कविता से छोटे प्रश्न भी आने हैं, बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आने हैं। इसीलिए आपके सामने उषा कविता के प्रश्न हल किए जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप साथ मिलकर हल करेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। यदि आपको पता है तो मेरे बताने से पहले आप विकल्प बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब के रेड बटन को अवश्य दबाएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए पहला प्रश्न आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म कब हुआ? विकल्प हैं और आपका समय भी शुरू हो चुका है। आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। 13 जनवरी 1911, 12 जनवरी 13 जनवरी 1912, 24 जनवरी 1911, 12 जनवरी 1913। चारों में से कौन सा सही है जल्दी से बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कौन से सन में उनका जन्म हुआ था शमशेर बहादुर सिंह जी का? पहला ही विकल्प सही है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ था। अगला प्रश्न आ रहा है, शमशेर बहादुर सिंह जी कौन से शतक के कवि हैं? इस प्रश्न को थोड़ा मैं विस्तृत रूप से बताती हूँ। सप्तक यानी कि तार सप्तक, तार सप्तक जिसका प्रकाशन अज्ञे जी ने किया था 1943 में। पहला 1943 में हुआ था, दूसरा 1951 में और तीसरा 1959 में, चौथा 1979 में निकला था तार सप्तक। तार सप्तक जिसमें 7 कवि हैं, 7 कवि जिसे राहों का अन्वेषी कहा गया है, और उन्हीं में से उन 7 कवियों में से शमशेर बहादुर सिंह जी भी हैं। और ये कौन से सप्तक के कवि हमें ये बताना है, दूसरे, तीसरे, चौथे या पहले तार सप्तक, यानी कि पहला जिसको तार सप्तक नाम दिया गया। कौन से सप्तक के कवि है शमशेर बहादुर सिंह जी? हमने कविता पढ़ी थी, शमशेर बहादुर सिंह जी का जीवन परिचय किया था, उस समय आप सबको बताया गया था कि कौन कवि है, कौन से सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी। चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है, मेरा शुरू हो गया है और मैं बताना चाहूँगी कि दूसरे तार सप्तक के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह जी, दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, शमशेर बहादुर सिंह जी को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कुछ कविताएं चुका भी हूँ नहीं मैं, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ मेरी, चारों ही काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह जी के हैं और इन पे कौन से पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ये हमें बताना है। कौन से पे मिला है? चुका भी हूं नहीं मैं, इस काव्य संग्रह पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ख विकल्प सही है। चलिए अगला प्रश्न क्या है स्क्रीन पे देखते हैं, और ये रहा आपका प्रश्न नंबर 4 स्क्रीन पे। शमशेर बहादुर सिंह जी की मृत्यु कब हुई? जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 में और इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1993 में, 94 में, 95 में या 98 में? कौन से सन में हुई थी? जल्दी से लिखिएगा कमेंट बॉक्स में यदि आपको पता है तो। कब हुई थी? सन 1993 में। उषा कविता के रचयिता कौन है? ये तो सभी को पता है क्योंकि प्रारंभ में लिखा हुआ था कविता, और कविता के कवि का नाम कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। अगला है, उषा कविता में दिन के किस समय का चित्रण है? प्रभात, रात्रि, मध्याह्न, दोपहर, किस समय का चित्रण कवि ने उषा कविता में किया है? उषा का अर्थ क्या होता है? प्रभात, सुबह, भोर,
तो यहीं पे क्या हो जाएगा, पहला विकल्प सही होगा प्रभात। उषा कविता में प्रभात का वर्णन है। अगला प्रश्न है, कविता में प्रातःकालीन आकाश को किसके जैसा बताया गया है? जो प्रातःकालीन आकाश है वो किसके जैसा है? देखिए, हमें अपनी तरफ से प्रश्न नहीं बनाने, जो कविता में कहा गया है, जैसा बताया गया है, उसी में से प्रश्न निकल के आए हैं और वह उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हमें प्रश्न का जवाब देना है। तो यहाँ पे प्रातःकालीन आकाश को कैसा बताया गया है? शंख जैसा बताया गया है, सिंदूर जैसा, लाल केसर जैसा, फिर नदी जैसा? जल्दी से जल्दी आप विकल्प का चयन करें, कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आगे बढ़े, समय ना गवाएं। कैसा बताया गया है? शंख जैसा बताया गया है। अगला प्रश्न है, कवि ने राख से लिपा हुआ गीला चौका किसे कहा है? भोर के नभ को, भोर के तारे को, भोर की किरणों को, या फिर भोर के सूर्य को किसे राख से लिपा हुआ गीला चौका कहा है कवि ने? घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है टिक टिक करती हुई, जल्दी से आप विकल्प का चयन करें। टिक टिक बंद हो गई और अब मेरा समय शुरू हो गया है। भोर के नभ को कहा है कवि ने, राख से लिपा हुआ चौका किसे कहा है? भोर के नभ को। उषा का जादू किसके उदय होने पर टूट जाता है? चंद्रमा के, सूर्य के, तारों के, बादलों के? देखिए, सुबह सुबह चंद्रमा तो उदय होते नहीं है, तो किसके उदय होने पर टूट जाएगा? सूर्य के। जैसे सूर्य उदय होता है, उषा का जादू समाप्त हो जाता है, दिन प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ रहा है, प्रश्न नंबर 10 आपके सामने उपस्थित है। बहुत काली सिल को किससे धुला हुआ बताया गया है? लाल केसर से, सिंदूर से, राख से, खड़िया मिट्टी से? कविता में बहुत काली सिल को किससे धुला हुआ बताया गया है? किसे करें? कौन सा विकल्प सही करें? लाल केसर से। किससे धुला हुआ बताया गया है बहुत काली सिल को? लाल केसर से। उषा कविता में राख से लिपा हुआ किसे बताया गया है? घर को, चौके को, फर्श को, दीवारों को? राख से किसे लिपा गया है? किसे लिपा हुआ बताया गया है राख से? घर को या फर्श को? हम फर्श को करना चाहेंगे ना, जो कि गलत होगा। चौके को। किसको बताया गया है? चौके को। उषा कविता में किस रंग की खड़िया चाक मलने की बात कही गई है? खड़िया चाक कैसी है? लाल है, पीली है, नीली है, पर काली है? कैसी है खड़िया चाक? लाल। कैसी है? लाल। प्रश्न नंबर 13 आ रहा है, सूर्योदय से पहले किसका जादू होता है? रात का, उषा का, आसमान का, देवता का? सूर्योदय से पहले, ध्यान रखिएगा, पहले है, पहले है, बाद में नहीं, पहले। किसका जादू होता है? देवताओं का करोगे ना? नहीं, देवताओं का नहीं होता, उषा का जादू होता है। ठीक है, जैसे सूर्योदय होता है, उषा का जादू टूट जाता है, समाप्त हो जाता है, और उससे पहले किसका जादू होता है? उषा का। राख से लिपा हुआ चौका किस भाव को व्यक्त करता है? पवित्रता को, सादगी को, आस्था को, या फिर परंपरा को? राख से लिपा हुआ चौका किस भाव को व्यक्त करता है? जब हम चौका लीपते हैं तो कैसा भाव होता है हमारा? क्या चाहते हैं, क्या वजह होती है लीपने का? लीपने का पहले घरों को मिट्टी से लीपते थे, चिकनी मिट्टी से, ताकि क्या रहे, घर में सफाई रहे, शुद्धता रहे, पवित्रता रहे। तो यहाँ राख से लिपा हुआ चौका किसको व्यक्त करता है? पवित्रता को। आजकल तो फर्श हो गए हैं, सीमेंटेड फर्श है, टाइल्स लगाते हैं, लेकिन पहले क्या करते थे? मिट्टी से लीपते थे, चिकनी मिट्टी से, जो कि पवित्रता को व्यक्त करते हैं। यहाँ आसमान को राख से लिपा हुआ चौका बताया कि जो कि अभी गीला है। अगला प्रश्न आ रहा है, लाल खड़िया चाक से मल दी हो किसी ने स्लेट पर, यहाँ स्लेट का क्या अर्थ है? स्लेट किसे कहा गया है कविता में? आकाश को, धरती को, तारे को, या फिर सूर्य को? आकाश को। स्लेट किसे कहा गया है? आकाश को। प्रश्न नंबर 16 स्क्रीन पे है, बहुत नीली राख जैसे में अलंकार कौन सा है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक? बहुत नीला राख जैसे, विकल्प में ही प्रश्न में ही विकल्प का जो विकल्प है वो उसका उत्तर छिपा हुआ है। यहाँ पे कौन सा अलंकार है ये बताने का सोचिएगा,
देखिएगा, लाइन में ही, पंक्ति में ही उत्तर है। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। उपमा अलंकार है। कैसा है? कौन सा है? उपमा अलंकार। क्यों? क्योंकि जैसे आया है, मैंने बता रखा है, आपको बताया कि सी, सा, सम, सरिस के समान, जैसे ये वाचक शब्द आ जाते हैं जिस वाक्य में, वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार पे उपमान में तुलना होती है। यहाँ पे राख के समान नीला बताया गया है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ? उपमा अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार में, उपमान में संभावना होती है, कल्पना होती है। उपमा में क्या होती है? तुलना होती है। अगला प्रश्न है, नील जल में किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो में कौन सा भाव है? निर्मलता का, उज्ज्वलता का, सुगंध का, तरलता का। कैसा भाव है? उज्ज्वलता का। कैसा है? उज्ज्वलता का भाव है। उषा कविता में कवि ने उषा को का कौन सा चित्र उपस्थित किया? शब्द चित्र, रेखा चित्र, छाया चित्र या फिर तेल चित्र? उषा कविता में कवि ने उषा का कौन सा चित्र उपस्थित किया है? शब्द चित्र। अगला प्रश्न है, उषा का जादू टूटने का क्या कारण है? तारे, ओस, सूर्योदय, सूर्यास्त। कब टूटता है उषा का जादू? किसके उदय होने पर टूट जाता है? किसके कारण टूट जाता है? सूर्योदय के कारण। जैसे सूर्य उदय होता है, उषा का जादू समाप्त हो जाता है, टूट जाता है और दिन प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है, जो कि इस कड़ी का अंतिम प्रश्न है, देखते हैं। नीले आकाश में उदय होता हुआ सूर्य किस जैसा प्रतीत होता है? झील के समान, गौर वर्णीय, सुंदरी जैसा, सिंदूर के समान, शंख के समान। देखिए, बात यहाँ एक अलंकार की आई थी कि बहुत काला राख जैसा। यहाँ कौन सा अलंकार था? उपमा अलंकार था। मैं आपको बताना चाहूंगी, संपूर्ण कविता में मानविकरण अलंकार भी है। मानविकरण अलंकार कहाँ होता है? जब प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाए, वहाँ क्या होता है? मानविकरण अलंकार होता है। यहाँ भी प्रकृति पर मानवीय क्रियाओं का आरोप है, इसलिए कौन सा अलंकार है? मानविकरण अलंकार है। उषा का मानवीकरण किया है कवि ने। अच्छा, यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ कि नीले आकाश में होता हुआ सूर्य की जैसा प्रतीत होता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन सा करना है हमें, कौन सा सही है। देखिए, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने बाकी दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इन प्रश्नों का लाभ मिले। और यदि चैनल पर है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब के रेड बटन को अवश्य दबाएं ताकि मेरा उत्साह वर्धन हो। मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आती रहूँ, हमारा आपका साथ बना रहे। आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस से अच्छी अच्छी जानकारी ग्रहण करते रहे और मैं आपके सामने अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आती रहूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गौर वर्णीय सुंदरी जैसा। सूर्य को गौर वर्णीय सुंदरी जैसा बताया गया है, सुंदरी जैसा प्रतीत हो रहा है सूर्य। आज की कड़ी यही समाप्त होती है। अगले क्लास में अगले विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहिए। आपका दिन शुभ हो, आप अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स से सफल हो, आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।